फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाया था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ आइडल हाइब्रिडाइजेशन, और जो फिर मुझे अगली वीडियोस बनानी थी नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन की। एक्चुअली मैं नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो मेरी वोल्टन इन्वर्जन वाली वीडियो है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप मेरी वोल्टन इन्वर्जन वाली वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है थर्ड कैटेगरी, अनहाइब्रिडाइज, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। एक्चुअली केमिस्ट्री में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस जब होते हैं जब उनकी नीड होती है। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब कि उसकी ज़रूरत है, उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। तो सिमिलरली अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल भी उन्हीं का एग्जाम्पल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है, इन्हें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ड्रैगो, उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था। तो इन मॉलिक्यूल्स को हम ड्रैगो कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल क्या होते हैं और इनमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है। हमारा इसका एग्जांपल है PH3। जो PH3 होता है, इसे हम बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होता है फॉस्फीन। जो PH3 होता है, इसमें हमारे सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में हमारे 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमारे s ऑर्बिटल में है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें p ऑर्बिटल में है। हम जानते हैं कि जो फॉस्फोरस होता है वो +3 और +5 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो PH3 जो होता है उसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3। और इसका मतलब कि जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन होगा 3s में, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पेयर है। ये क्या करेगा, सिर्फ 3 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस वजह से ये तीन ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी। जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट से, यानी कि थर्ड पीरियड से आता है ये हमारा ग्रुप 15 एलिमेंट से, और इसका साइज हम जानते हैं फॉस्फोरस का साइज काफ़ी बड़ा होता है। तो हम जैसे कि अगर ये फॉस्फोरस है और हम जानते हैं कि कितने बॉन्ड ये फॉर्म करेगा, ये 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है। एस जो है, ये s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, पेयर्ड है। VBT के अकॉर्डिंग जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं ले रहे, हाइब्रिडाइजेशन से पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन के बिना इसमें ये देखें तो ये क्या है, हमारे PX, PY, PZ ऑर्बिटल है जिसमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि जो PX, PY और PZ ऑर्बिटल होते हैं वे एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। तो फॉस्फोरस के पास कितने वैलेंस ऑर्बिटल होंगे, एक ऑर्बिटल होगा 3s, जिसमें क्या होगा, एक पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। कंसिडर कर लीजिए कि वो ये है। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और ये p ऑर्बिटल क्या होगा, p ऑर्बिटल हमारा डम्बेल शेप होता है। तो मैं p ऑर्बिटल का एक लोब ले रही हूँ, और हम जानते हैं कि जो PX, PY, PZ है वो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। तो हम क्या बना देते हैं, 3 p ऑर्बिटल बना देते हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होंगे। अब जब ये इसके फॉस्फोरस के ऑर्बिटल एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं, तो जो 3 हाइड्रोजन एटम आएंगे, 3 जो हाइड्रोजन एटम है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर प्रेजेंट होंगे। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का साइज है वो फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफ़ी स्मॉल होता है।
तो ये जो 3 हाइड्रोजन एटम है ये एक दूसरे से हमारे यहाँ 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर आकर ये जुड़ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन की नीड किस वजह से होती है। 2 रीज़न होते हैं, एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन और दूसरा होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जब ये पेयर है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जब इसे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं करेगा क्योंकि s ऑर्बिटल p के साथ मिक्स होता है ताकि वो एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म करे जिसके साथ इफेक्टिव जो ऑर्बिटल हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सके। लेकिन s ऑर्बिटल जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पेयर है। तो जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं करेगा। अब बात आती है p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल में भी s की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। बात आती है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की। अब हम इस वाली स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं, और अगर ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर होते हैं तब ये काफ़ी दूर होते हैं क्योंकि इनका साइज़ क्या है, स्मॉल है, और इसके कंपैरिजन में फॉस्फोरस का साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। 3 हाइड्रोजन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इनमें रिपल्शन नहीं होता। तो ये क्या होता है, ऑलरेडी स्टेरिकली स्टेबल होते हैं। हम जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है ना ही स्टेरिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही मॉलिक्यूल स्टेरिकली स्टेबल भी है और इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी है। ये हमारे 3 हाइड्रोजन एटम, तो मॉलिक्यूल हमारे इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी है और स्टेरिकली स्टेबल भी है। अब हम इसमें एक और पॉइंट पढ़ते हैं। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पर नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है फॉस्फोरस और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच वो किसके पास होती है, मोस्ट ऑफ ज़्यादा किसके पास होगी, फॉस्फोरस के पास होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम एक और मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो है हमारा PF3। PF3 जो होता है, एक सेकेंड, ये जो PF3 है, PF3 भी बिल्कुल PS3 की जैसा हमें लग रहा है, क्योंकि फॉस्फोरस भी कैसा है, जो हमारा सेंट्रल एटम है वो भी कैसा है, लार्ज साइज का है। जो सेंट्रल एटम भी कैसा है हमारा, लार्ज साइज का है, और जो साइड एटम है वो कैसा है हमारा, स्मॉल साइज का है। तो क्या होना चाहिए, क्या इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो फॉस्फोरस है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉस्फोरस के फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से फॉस्फोरस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है। और जैसे ही सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये चार्ज, इसमें एक प्रोसेस होता है जो होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। एक प्रोसेस होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, मैं आपको आने वाली वीडियोस में समझाऊंगी व्हाट इज़ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। तो आप इतना समझ लीजिए कि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सेंट्रल एटम, कोई भी एक एटम होता है उसका साइज़ क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। तो अगर इसका साइज़ अगर ये छोटा हो गया, फॉस्फोरस का साइज़ पहले बड़ा था और चार्ज कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये साइज़ क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो जब 3 फ्लोरीन एटम इस पे 90 डिग्री एंगल पर इस पे आकर जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज़ अब पहले जैसा नहीं रहा, वो अब क्या हो गया, स्मॉल हो चुका है। अब ये रिपल्शन स्टार्ट हो गया तो मॉलिक्यूल क्या बन के, स्टेरिकली अनस्टेबल बन गया। अब स्टेरिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन की नीड होगी, क्योंकि जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ हो जाएगा तो ये
फॉस्फोरस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल स्टेरिकली स्टेबल बन जाएगा। तो ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन से पहले स्टेरिकली अनस्टेबल है, जिसके लिए हमें जिसको स्टेबल बनाने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की नीड है। लेकिन pH3 में ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी ही क्या था, स्टेरिकली स्टेबल भी था और इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी था। अब हमने इतनी चीज़ों से ये आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हो। तो हमें क्या अब हम बात करें कि अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन हमारी होती है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन ना होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस हमें चाहिए। सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो है साइड एटम। साइड एटम का जो साइज़ है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। एंड इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो 2.5 से कम होनी चाहिए। तो जो पूरी पीरियोडिक टेबल है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ये कंडीशन फुलफिल करता है, वो क्या है, हमारा हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का साइज़ भी स्मॉल होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, लो होती है। और कितनी लो चाहिए हमें, 2.5 से कम चाहिए। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा एटम है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो अगर हमें कोई मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता तो उसमें क्या होगा, साइड एटम हमारा ऑलवेज हाइड्रोजन ही होगा। सेकंड बात आती है हमारी, सेकंड जो कंडीशन आती है वो आती है सेंट्रल एटम के लिए। जो सेंट्रल एटम होना चाहिए वो क्या, वो थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, एक्सेप्ट ट्रांजिशन मेटल्स। थर्ड जो कंडीशन आती है वो आती है कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए सेंट्रल एटम के पास, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा उसमें प्रेजेंट होना चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन पेयर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट ना हो। अब पहली बात, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। इसका रीज़न मैं आपको कुछ देर में एक्सप्लेन करूँगी। तो हमारी थर्ड कंडीशन क्या है कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, अगर यहाँ पर लोन पेयर की जगह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो एस भी क्या चाहता है, वो पी के साथ मिक्स होना चाहता फॉर बेटर ओवरलैपिंग। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन में, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस बनाई थी उनमें मैंने आपको बताया था कि एस पी के साथ मिक्स होना चाहता है ताकि वो एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म कर ले जो क्या करे, बेटर ओवरलैपिंग कर सके साइड एटम के साथ। लेकिन अगर हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो एस ऑर्बिटल पी के साथ मिक्स नहीं होना चाहेगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर एस क्या होता, एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता वो अनपेयर्ड होता, तो इसका मतलब क्या था कि एस पी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो क्या करता, पी के साथ मिक्स होता ताकि वो एक ऐसा ऑर्बिटल फॉर्म करे जो बेटर ओवरलैपिंग कर सके। इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। मैं रिपीट कर देती हूँ, पहला कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि जो साइड एटम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि वो स्मॉल भी और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। सेकंड, सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो थर्ड पीरियड या ऑनवर्ड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, एक्सेप्ट ट्रांजिशन मेटल्स। एंड थर्ड की लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए और लोन पेयर हमारा प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने आपको रीज़न भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब बात करते हैं कि सेंट्रल एटम, हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में ऐसे कौन से सेंट्रल एटम है जिन्हें हम ले सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करने के लिए। बात करते हैं पहली फैमिली जो हमारी वो होती है बोरॉन फैमिली। लेकिन बोरॉन फैमिली जो होती है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो बोरॉन फैमिली उसका कोई भी एलिमेंट हम एज सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड, कार्बन फैमिली के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे लोन पेयर नहीं प्रेजेंट होता, तो ये भी सेंट्रल इनकी फैमिली के जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते फॉर एज सेंट्रल एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड आता है हमारा नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है और इनका, अब बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली, तो इसमें लोन पेयर भी प्रेजेंट और लोन पेयर प्रेजेंट होता है। पहला एलिमेंट जो होता है नाइट्रोजन फैमिली का वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसका साइज स्मॉल होता है। हम जानते हैं कि हमें कैसा चाहिए साइज, लार्ज साइज हमें चाहिए। तो लेकिन अगर हम नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से नीचे जाएं
तो जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, और इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। और हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली होती है इसकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, यानी कि ये 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि इनमें हमें कितने हाइड्रोजन एटम जोड़ने होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम जोड़ने होंगे ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हमें बनाने के लिए। तो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन्हें हम सेंट्रल एटम की तरह यूज़ कर सकते हैं इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। साइड एटम कौन सा हमें रखना होगा, साइड एटम हमें रखना होगा हाइड्रोजन। अभी आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि हाइड्रोजन हम रखेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे हमारे, ये हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो लार्ज है और साइड एटम कैसा है हमारा, साइड एटम हाइड्रोजन में स्मॉल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो ऐसा कर सकता है फुलफिल, वो कौन सा है हमारा, हाइड्रोजन। और 3 बॉन्ड बनाते हैं इसलिए हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पर रखे हैं। तो ये जो PH3 है, ASH3 है, एंटीमनी H3 है और बिस्मथ H3 है, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी होंगे और स्टेरिकली स्टेबल भी होंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली जो होती है उसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता है, हम जानते हैं। अब बात करते हैं पहला एलिमेंट जो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लोन पेयर तो प्रेजेंट होता है लेकिन इसका साइज स्मॉल होता है। हमें कैसा चाहिए साइज, लार्ज साइज की हमें रिक्वायरमेंट होती है ऐसे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बनाने के लिए। जो अब हम फैमिली में, इस फैमिली में अगर हम नीचे जाएं तो हमें और कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं, जैसे कि S सल्फर, Se सेलेनियम, Te टेलेनियम। तो ये क्या होंगे, इनका साइज लार्ज होगा और इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होगा, तो इन्हें हम सेंट्रल एटम के रूप में ऐसे मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन बनाने के लिए रख सकते हैं। और इनकी जो हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन फैमिली होती है इसकी वैलेंसी होती है 2, यानी कि ये क्या कितने बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और हम अभी मैंने आपको बताया कि साइड एटम के रूप में कौन रख सकते हैं, हम साइड एटम के तौर पर हम सिर्फ रख सकते हैं हाइड्रोजन को, यानी कि हमें 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाने होंगे। तो ये जो SH2 होगा यानी कि H2S और सेलेनियम H2 होगा और TeH2 होगा, ये भी क्या से होंगे, ये भी वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो क्या होंगे, जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले ही इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी होंगे और स्टेरिकली स्टेबल भी होंगे। ऑक्सीजन के बाद जो फैमिली आती है वो आती है हमारी हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली जो होती है वो क्या होती है, हैलोजन फैमिली में हम जानते हैं ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हैलोजन फैमिली की NH2 NP5। इसकी वैलेंसी क्या होती है, इसकी वैलेंसी होती है हमारी 1, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। अब बात आती है कि हैलोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, तो एक्चुअली इसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला जो हमारा एटम है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम नहीं रख सकते, फ्लोरीन जो होता है स्मॉल साइज का है। एंड सेकेंडली अगर इसमें हमने हाइड्रोजन को अटैच भी किया तो हाइड्रोजन अटैच किया तो क्या होगा, ये आयोनिक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत हाई होता है। और हम हैलोजन फैमिली एक से ज़्यादा तो हमें शो नहीं करेगी, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं करती है जनरली। तो ये क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी, यानी कि एक ही हाइड्रोजन एटम हम रख सकते हैं। फ्लोरीन नहीं रख सकते क्योंकि फ्लोरीन का साइज क्या है, स्मॉल है। अब बात आती है नीचे वाले एटम्स की, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। क्या इन्हें रख सकते हैं हम इस तरह के मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो इन्हें भी नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि इनका साइज तो लार्ज होता है, इनमें लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफ़ी हाई हो जाती है। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल की जगह क्या हो जाता है, आयोनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि आयोनिक मॉलिक्यूल में इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन नहीं होते हैं।
तो यही रीज़न होता है कि हैलोजन फैमिली में कुछ हमें इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं मिलता। तो हमें और इसके बाद आती है हमारी नोबल गैस। नोबल गैस हम जानते हैं कि वो जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती है, ज़ीनोन करती है, लेकिन ज़ीनोन के जो वो क्या होती है, ज़ीनोन एक्सेप्शन होती है, वो हम इसमें बात नहीं करेंगे। तो ये हम ओवरऑल हमने समझा कि हमारे पास सिर्फ ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये 7 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या होगा, इनमें हाइब्रिडाइजेशन हमारा नहीं होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल भी होते हैं और स्टेरिकली स्टेबल भी होते हैं। और इन्हीं कंपाउंड्स को बोला जाता है ड्रैगो कंपाउंड। इन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैगो कंपाउंड, क्योंकि इसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ड्रैगो नाम के, उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था। तो मैंने आपको इसका पीछे का रीज़न भी समझा दिया कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता। और ये हमारी थर्ड कैटेगरी थी हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हमने समझा था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक स्टेबलाइजेशन हमने समझा था कि हाइब्रिडाइजेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला आइडल हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड नॉन आइडल हाइब्रिडाइजेशन एंड तीसरा अनहाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। मैं तीनों एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हमारी हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो कंप्लीट हो गई है। हमने इसमें 3 या 4 लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी बात आती है हमारी इसकी कि जो ड्रैगो जो कंपाउंड्स होते हैं, ड्रैगो एम्पेरिकल रूल, ये क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है हमारी, when third period or onwards elements are attached to side atom whose electronegativity is less than 2.5, जैसे कि हाइड्रोजन, then in such molecules sp mixing does not takes place and the lone pair remains in almost pure s orbital. These molecules are called ड्रैगोज molecules. तो ये हमारा एग्जाम में आ जाता है कि ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होता है और उनके एग्जाम्पल। तो ये हमारे 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ड्रैगो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन की तीनों कैटेगरी आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।